क्लास 12 सोशियोलॉजी की एक और बहुत ही शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी का मतलब हमें पता है, स्ट्रक्चर का मतलब हमें पता है, लेकिन डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, डेमोग्राफी का अगर हम सिंपल भाषा में मीनिंग जानने की कोशिश करें तो वो होता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी हमें स्टडी करना है, लेकिन एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में। सोशियोलॉजी अगर आपने पढ़ा है तो आपने नोटिस करा होगा, यहाँ पर बार बार पॉपुलेशन की, सोसाइटी की बात करते हैं। वही इसमें हम देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। डेमोग्राफी हमारे ग्रीक के दो वर्ड से बना हुआ है। डेमोस जिसका मतलब होता है पीपल, ग्राफेन जिसका मतलब होता है डिस्क्राइब, मतलब लोगों की डिस्क्रिप्शन। इसमें हम लोगों के बारे में पढ़ाई करते हैं। अब क्या पढ़ाई करते हैं? देखिए, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं। कितने लोग पैदा हुए, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने एज ग्रुप के कितने लोग देखने को मिलते हैं, मैन वुमेन का क्या रेशो है, कितने लोग हैं जो काम पर जाते हैं, कितने लोग हैं जो काम नहीं कर सकते। पॉपुलेशन रिलेटेड जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वो हम डेमोग्राफी में पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा सोशियोलॉजी इनकम्प्लीट है। डेमोग्राफी यही एग्जामिन करता है कि क्या ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या प्रोसेसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब आज के समय सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब वो चेंजेस यार बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हो सकते हैं, वही दिया हुआ है भाई। साइज रिलेटेड, पैटर्न्स ऑफ बर्थ डेथ, माइग्रेशन, कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, बर्थ डेथ की हम बात करते हैं। सोसाइटी का स्ट्रक्चर कंपोजिशन क्या है, मतलब वही कितने मैन हैं, कितने विमेन हैं, कितने एज ग्रुप्स के हमें कितने लोग देखने को मिल जाते हैं। सोशियोलॉजी में और डेमोग्राफी में हमें एक डायरेक्ट लिंक देखने को मिलता है। आपकी बुक से पॉपुलेशन को हटा दीजिए, सोसाइटी से हटा दीजिए, सोशियोलॉजी बचेगा ही नहीं। तो जो सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ है, जो सोशियोलॉजी आज की तरह अपना शेप बना पाया है, तो इसके पीछे लोगों का बहुत बड़ा रोल है, पॉपुलेशन का रोल है। और साथ में 18th सेंचुरी यूरोप में दो चीजें हुई। 18th सेंचुरी यूरोप में दो चीजें हमें देखने को मिली थी, उनका बहुत बड़ा रोल है। पहला, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। धीरे धीरे कंट्रीज फॉर्म हो रही थी। सीधी बात है, नेशन मतलब क्या होता है? वो लोग जिनकी एक आइडेंटिटी है, उनका सेम कल्चर है, सेम ट्रेडिशन है, सेम हिस्ट्री फॉलो करते हैं, वो अपने आप को यूनाइटेड देखते हैं तो वो एक नेशन बनाते हैं। स्टेट मतलब क्या होता है? एक डिफाइंड टेरिटरी है और उसको रूल करने के लिए गवर्नमेंट है, वो स्टेट बन जाता है। तो जब अलग अलग नेशन स्टेट बनाने लगे, बहुत सिंपल भाषा में बोले तो कंट्रीज जब बनने लगी, तो उसका बहुत बड़ा रोल था। अब कंट्री आपने बना ली है तो उन्हें रूल करना है, तो लोगों के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। और साथ में एक और चीज हुई, वो है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। अब अगर आपको लोगों के बारे में जानना है, उन्हें समझना है, तो आपको स्टैट्स का यूज करना पड़ेगा। अगर आप डेटा ही कलेक्ट नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि सोसाइटी में किस तरीके के लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, तो आप अच्छे से उनके ऊपर रूल कैसे करेंगे? तो आंसर मैंने दे दिया है, लेकिन फिर भी हम और डिटेल में इसको समझते हैं कि स्टेट की नीड क्या है, स्टेट क्यों कराए ये सारी चीजें। तो देखिए भाई, जो मॉडर्न स्टेट है आज के समय में, उन्हें अपने फंक्शन को एक्सपेंड करना था। फंक्शन क्या होता है? बेसिक फंक्शन तो यही है, लॉ बनाओ, रूल बनाओ, एक कंट्री को स्मूथली रन करो। लेकिन एक समय के बाद अपने फंक्शन को आप एक्सपेंड करते हो। आपको पब्लिक हेल्थ के लिए भी काम करना है, आपको पॉलिसीज बनाना है, आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना है, टैक्स वगैरह कलेक्ट करना है। और इन सभी के लिए डेटा बहुत ही रेगुलर तरीके में और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके में कैलकुलेट होना बहुत जरूरी है। इसलिए सोशल स्टैटिस्टिक्स मतलब एक सोसाइटी के स्टैट्स को, सोसाइटी के डेटा को कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है? जहां पर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हवा हवा में बातें हो रही हैं। क्वांटिटी में हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है, क्या ट्रेंड्स है, सारी चीजें हम देखते हैं। पॉपुलेशन की भी, इकोनॉमी की भी, ये सारी चीजें देखना जरूरी है। और इसलिए हमें फिर सेंसस वगैरह देखने को मिलते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में कभी ना कभी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आए होंगे जो डेटा कलेक्ट करते होंगे। घर में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिनकी इस साल डेथ हुई, या किसी का बर्थ हुआ, किसकी शादी हुई, किसके बच्चे हुए, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, आप कौन सी कास्ट के हैं, ये सारी चीजें इंडिया में कलेक्ट करी जाती है, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना है। तो जितनी भी डेमोग्राफिक पॉपुलेशन रिलेटेड स्टडीज होती है ना, वो किस पर रिलाय करती हैं? काउंटिंग पर। और इसी को हम इन्यूमरेशन भी बोलते हैं, काउंट करना। हम काउंटिंग करते हैं और इससे हमें डेटा प्रॉपर मिल जाता है। अगर मॉडर्न समय के हम सेंसस की बात करते हैं, इसी डेटा कलेक्ट करने की बात करते हैं, तो मोस्ट लाइकली हमें अमेरिका में देखने को मिला था अमेरिकन सेंसस 1790 का। याद करिए, एमसीक्यू में आ सकता है।
इंडिया की बात करते हैं तो जब ब्रिटिश लोगों का हमारे ऊपर रूल था, कॉलोनियलिज्म के फेस में ये सारी चीजें चालू हो गई थी। 1867 से 72 के बीच में इन्होंने कंडक्ट करना चालू करा। फिर बाद में डिसाइड करा गया कि यार हर 10 साल में रेगुलरली करेंगे, सिस्टमेटिक वे में करेंगे। तो इसकी शुरुआत हमें देखने को मिली 1881 में। ये भी एमसीक्यू में आता है। ये पहला एकदम फॉर्मल तरीके से बहुत ही शानदार सेंसस हुआ था। और इसके बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो इंडिया ने बोला इस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे, इसको बंद नहीं करेंगे। तो 1951 से बाद इंडिया भी हर 10 साल में ये करता है। 2011 में लेटेस्ट सेंसस हुए थे और अभी टोटल में 7 हो चुके हैं। अब 2011 के बाद इसलिए नहीं हुए क्योंकि जब 10 साल हुए तो कोविड आ गया था, तो कोविड में कराना पॉसिबल नहीं था। आप ये वीडियो कई साल बाद देख रहे हैं तो अगर उस समय लेटेस्ट सेंसस हो चुका है तो 7 को 8 कर लीजिएगा, लेकिन अभी 7 सेंसस इंडिया में हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद। अच्छा, अब एक और चीज आती है सोशल फिनोमेना। देखिए, सोसाइटी में अगर कुछ भी हो रहा है ना, उसको हम इंडिविजुअल लेवल पर भी देख सकते हैं। मान के चलिए कोई डिप्रेशन में था, उसने अपनी जिंदगी गवा दी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। आप बोल दोगे भाई उनकी जिंदगी खराब चल रही थी इसलिए उन्होंने करा, लेकिन कुछ तो होगा ना जिसके कारण उनकी जिंदगी खराब चल रही थी, वो भी एक सोसाइटी का पार्ट है। तो हमें सोसाइटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो डेमोग्राफी से क्या होता है, कुछ भी अगर सोसाइटी में हो रहा है ना तो उसका जस्टिफिकेशन मिल पाता है, उसका एक्सप्लेनेशन हमें मिल पाता है। एक बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट रहे एमिल दुर्खीम, आपने इनका नाम सुना होगा, बार बार आप सुनेंगे। इन्होंने इसी चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करा था। इन्होंने सुसाइड का एग्जांपल लिया था, इन्होंने उस पर स्टडी करी थी, अलग अलग जगह जो वेरिएशन देखने को मिलता है। इनका भी सीधे ये कहना था कि भाई ये इंडिपेंडेंट चीज है, अगर किसी ने करा तो उनका कोई पर्सनल रीजन होगा। लेकिन साथ में इन्होंने आर्ग्यू करा कि जो भी ये सुसाइड वगैरह की रेट्स चलती है ना, इन्हें हमें सोशल कॉजेस के थ्रू भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि अगर हम सोसाइटी की नजर से देखते हैं तो ऐसा क्यों हुआ, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट्स हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं। भले ही इंडिविजुअल है, पर्सनल रीजन है, लेकिन इसको भी हमें सोसाइटी के वे में देखना चाहिए। और इसीलिए डेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमें इन चीजों को समझने में आसानी होती है। अब अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। तो 2 टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनना चाहिए। पहला निकल के आता है फॉर्मल डेमोग्राफी। नाम से ही पता चल रहा है फॉर्मल है, यहाँ पर हम क्वांटिटी की ज्यादा बात करते हैं, थोड़ा फॉर्मल तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये मेनली क्वांटिटेटिव फील्ड है जो क्या देखता है भाई, एनालाइज करने का काम, मेजरमेंट करने का काम, पूरा मैथ्स वगैरह का यूज करके इन लोग पॉपुलेशन रिलेटेड स्टडी करते हैं, फोरकास्टिंग भी करते हैं कि आने वाले समय में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, या आने वाले समय में हमें डेमोग्राफी में क्या चेंजेस, क्या नए ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। तो ग्रोथ, कंपोजिशन रिलेटेड जितने भी चेंजेस हैं उसकी स्टडी वगैरह, उसको एनालाइज वगैरह करने का हम काम यहाँ पर करते हैं। दूसरा निकल कर आता है सोशल डेमोग्राफी, या फिर इसको हम पॉपुलेशन स्टडी भी बोल सकते हैं। यह हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं सोसाइटी के लेवल पर, मतलब सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जितनी भी फैक्टर्स हैं वो पॉपुलेशन को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग किसी गांव को छोड़कर शहर की तरफ जा रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे क्या रीजन हो सकते हैं। हम बोलेंगे अच्छा, लोगों को ज्यादा पैसे कमाना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज शहर में ज्यादा है इसलिए शायद वो शहर की तरफ जा रहे हैं, या मे बी उनका जो लैंड था वो बंजर हो चुका है, वहां पर क्रॉप्स नहीं उग रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल जो भी फैक्टर्स है उनके कारण हमें पॉपुलेशन में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ट्रेंड्स में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर सोशल रीजंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें फॉर्मल और सोशल डेमोग्राफी में देखने को मिल जाता है। अब यार हम कुछ थियरीज की बात करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो डेमोग्राफी रिलेटेड है, क्योंकि हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है, उन्हें भी जानना जरूरी है। और हम अलग अलग चीजों को पढ़ते हैं तब तो हमें डेमोग्राफी समझ में आएगा। तो एक एक करके इसको देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ये हमारा टॉपिक है। पहला आता है द माल्थूसियन थियोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। एक इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे थॉमस रॉबर्ट माल्थस। 1766 में इनका बर्थ हुआ, 1834 में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने ना एक बहुत ही पेसिमिस्टिक, मतलब बहुत ही नेगेटिव थ्योरी दी थी पॉपुलेशन की ग्रोथ के रिलेटेड। इनकी एक बुक थी 1798 में, याद रखिएगा एमसीक्यू में आएगा, एसे ऑन पॉपुलेशन। और यहां पर इन्होंने बहुत ही नेगेटिव बात करी थी, और ये इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत अच्छे से सुनना। देखते हैं इन्होंने इसमें आर्ग्यूमेंट क्या दिया था, इनका क्या कहना था। इनका कहना था कि जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज करती है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, डबल होना। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, तो ये डबल होता जा रहा है, ठीक है।
हम 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 2 को किया 2 से 4 आ गया, 4 को किया 2 से 8, 1 को 2 से 16, तो ये डबल होता जा रहा है। हमारी पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती है, लेकिन हमारे सर्वाइवल के लिए जो फूड रिसोर्सेस हमें जरूरी हैं, जो कल्टीवेशन वगैरह हम करते हैं, वो इस तरीके से आगे नहीं बढ़ता। वो फॉलो करता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब उसमें मल्टीप्लाई नहीं होता, उसमें एडिशन होता है। यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पर हम 2 से प्लस करेंगे, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इनका कहना था कि कभी ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि पॉपुलेशन और जो भी क्रॉप्स कल्टीवेशन है, फूड रिसोर्सेस है, वो बराबर हो जाए या ज्यादा हो जाए। और उनका कहना था कि यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि भुखमरी वगैरह क्यों रहती है, लोग इतना पॉवर्टी में क्यों रहते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमारे क्रॉप्स वगैरह कभी इतनी तेजी से, फूड रिसोर्सेस कभी इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इनका यही सीधा सीधा आर्ग्यूमेंट था कि भाई जब दोनों चीजें मैच नहीं हो रही हैं, तो ह्यूमैनिटी सीधे सीधे पॉवर्टी की तरफ आगे बढ़ रही है, इसलिए इसको पेसिमिस्टिक अप्रोच बोला गया है। तो सीधी बात है, आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो यहां पर ना इन्होंने 2 तरीके के चेक्स हमें बताए। पहला आता है प्रिवेंटिव चेक्स, वॉलंटरी, मतलब जो करना पड़ेगा। क्या है वो? जो हमें खुद अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना पड़ेंगे। हमें पॉपुलेशन को अगर रोकना है तो मैरिज वगैरह पोस्टपोन करिए, मैरिज वगैरह नहीं होगा तो बच्चे वगैरह जल्दी नहीं होंगे। फिर या तो आप सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से दूर हो जाइए, कि आप इन्वॉल्व ही मत होइए, सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह ही नहीं करिए, सेलिबेसी हमने पढ़ा हुआ है, ब्रह्मचर्य वगैरह अपना लीजिए कि भाई हमें कुछ भी नहीं करना है, पॉपुलेशन को ग्रोथ की तरफ ले जाना नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, बच्चे ही नहीं करेंगे, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। फिर और भी चीजें हैं, वही आपको सीधे सीधे कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह यूज करना चाहिए अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं इन चीजों में, तो पॉपुलेशन को रोकने का खुद आप काम करिए। बट इनका यह कहना था कि हमारी जो ह्यूमैनिटी है ना, ये बहुत ज्यादा ये काम नहीं कर पाएगी, बहुत लिमिटेड एबिलिटी है जिसके थ्रू हम ये सारे काम कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसको करके ही हम सारी चीजें कंट्रोल कर पाएंगे। फिर दूसरा जो इनका चेक था वो था पॉजिटिव चेक्स, इनएविटेबल, जिसको रोका नहीं जा सकता। इसमें इन्होंने नेचुरल डिजास्टर वगैरह जैसी चीजों को इंक्लूड किया था। इनका कहना था कि इसमें बहुत सारे लोग मरते हैं, और जब वो मरते हैं तो पॉपुलेशन अपने आप फिर कम होती है। जैसे फेमाइंस, डिजीजेस, एपिडेमिक्स। पेस्टिलेंस मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी बीमारी जो बहुत तेजी से फैल रही है, बहुत सारे लोगों को मार रही है, प्लेग वगैरह आ जाता है। तो इनका कहना था से डेथ रेट वगैरह इंक्रीज हो जाती है, तो ये एक नेचुरल तरीका है जिससे चीजें रिस्टोर हो जाती हैं। ठीक है। अब इनको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज करा। सबसे पहले इनके जो प्रिडिक्शन वगैरह थे, उसे पहले तो यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत ज्यादा एकदम अपोज किया, उन्होंने इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करा। क्यों नहीं करा? इनका कहना था भाई कि हमारे यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ रहे हैं, लोगों की जिंदगी भी अच्छी हो रही है, और साथ में फूड प्रोडक्शन वगैरह भी बढ़ रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उसके साथ ही सारी चीजें हो रही हैं, तो ग्रोथ से हमें तो कोई नुकसान देखने को नहीं मिल रहा। जो क्रिटिक्स है, जो लोग अपोज कर रहे थे इनकी थ्योरी को, उनका कहना था कि ये जो पॉवर्टी है या लोग भूखे हैं, इन सब के पीछे क्या रीजन है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज का सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, आपकी सोसाइटी का सिस्टम अच्छा नहीं है, उसके कारण ये सारी चीजें अगर होंगी तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएंगी। तो उनका कहना था कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, सही से डिस्ट्रीब्यूशन ना हो पाना प्रॉब्लम है। आप सही तरीके से सोसाइटी फॉर्म करेंगे तो ये दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब इसके बाद एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है, आप ज्योग्राफी में भी इसको पढ़ेंगे, इसमें भी आप पढ़ेंगे, वो है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यहां पर हम ट्रांजिशन की बात करते हैं। ये थ्योरी पॉपुलेशन की ग्रोथ को ना लिंक करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, कि भाई जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह होता है, कंट्रीज वगैरह इंप्रूव होती हैं, वहां पर हमें पॉपुलेशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहां पर हम सोसाइटी को ना 3 स्टेज पैटर्न में डिवाइड करेंगे, हम देखते हैं। इनका कहना है हर एक सोसाइटी के 3 एक फेजेस होते हैं, वो तीनों फेजेस से गुजरते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे उन लोग फॉलो करते हैं। पहला स्टेज क्या निकल कर आता है? बैकवर्ड या फिर अंडर डेवलप्ड। मतलब जब कंट्रीज बहुत ही बैकवर्ड होती है, अंडर डेवलप्ड होती हैं, तो वहां पर हमें बहुत ही लो पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ग्रोथ। क्यों ग्रोथ कम रहती है? लोग तो बहुत पैदा होते हैं, लेकिन उतने ही बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, खाना पीना नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं। तो डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होती है, बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा रहती है, और इसलिए जो नेट ग्रोथ रेट है वो कम रहती है। बच्चे तो बहुत पैदा हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो हिसाब बराबर ही समझ लीजिए। तो यहां पर कोई इतनी हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, बहुत कम हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके बाद जो दूसरा स्टेज निकल के आता है वो है ट्रांजिशनल स्टेज, मूविंग टू एडवांस्ड। इंडिया भी अभी इसी स्टेज पे है। इसमें क्या होता है? यहां पर हमें वेरी हाई रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रो करती है। इससे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। रीजन क्या है? डेथ रेट कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है?
हेल्थ फैसिलिटी आ गई, खाना वगैरह सही हो गया, पैसा वगैरह आ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, तो जो लोग बहुत छोटी छोटी चीजों से बेचारे मर जाते थे वो चीजें खत्म हो जाती हैं। तो इस चक्कर में डेथ रेट एकदम गिर जाता है। लेकिन इतनी जल्दी बर्थ रेट को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। तो बर्थ ज्यादा हो रहे हैं, डेथ कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, है ना। क्यों होता है भाई? वही रीजन है। एंट्रेंस्ड मतलब क्या होता है? जो बहुत गड़ चुका है, जिस डीपली रूटेड स्ट्रक्चर ही आ गया, पुराने समय से चल रहा है, तेल इसको नहीं बदल सकते। तो जो लोगों का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, इतने हमारे बच्चे होना चाहिए, उसको बदलना इतना आसान काम नहीं होता है। तो पॉपुलेशन इसलिए बढ़ता चला जाता है और लोग मरना कम हो जाते हैं, क्योंकि डिसीजेस कंट्रोल में हो जाती है, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, बहुत चीजें हैं। और इसके बाद तीसरा आता है डेवलप्ड एडवांस्ड में थर्ड स्टेज। यहाँ क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ हमें कम देखने को मिलती है, डेथ रेट भी कम हो जाती है, लोग भी अवेयर हो जाते हैं और लोग भी रिप्रोड्यूस कम करते हैं। तो इससे फिर वहां पर हमें पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम कम देखने को मिलती है। ठीक है, मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन देम स्मॉल अगेन। तो जो ग्रोथ बर्थ का और डेथ का है वो एकदम कम हो जाता है। कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जहां पर हमें नेगेटिव, जैसे जापान वगैरह की बात करें तो वहां नेगेटिव ग्रोथ रेट भी देखने को मिल जाता है, बच्चे कम हो रहे हैं, लोग ज्यादा मर रहे हैं। तो वो भी एक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। थर्ड स्टेज के सारे फीचर्स निकल के आते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इंडिया ट्रांजिशनल स्टेज में है, क्योंकि हमने मोर्टेलिटी रेट तो कम कर दिए, लोग इतने मर वगैरह नहीं रहे, लेकिन बर्थ रेट को भी कंट्रोल करना इंडिया के लिए बहुत कोई आसान काम नहीं है, हालांकि धीरे धीरे ये भी हम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बहुत एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। कॉमन कॉन्सेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स कुछ है जो कॉमन हमें देखने को मिलते हैं, इंडिकेटर या फिर कॉन्सेप्ट, एक एक करके देखते हैं। ये हमें डेमोग्राफी रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी प्रोवाइड करते हैं। पहले तो क्रूड का मतलब समझ लो। क्रूड मतलब होता है एकदम जनरल लेवल पे, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं क्रूड बर्थ रेट, तो सिर्फ बर्थ रेट की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर नीचे कोई कंडीशन नहीं है कि इस पर्टिकुलर टाइम फेज में, इस रीजन में, इस ग्रुप के बच्चे, या पर्टिकुलरली हम बोल रहे हैं कि गांव के बच्चे या शहर के बच्चे। हम कोई भी ऐसा एक उसमें क्लॉज ऐड नहीं कर रहे हैं। हम बेसिक लेवल पे जब बात करते हैं तो उसको हम क्रूड बोलते हैं, रॉ 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 बर्थ रेट। तो बर्थ रेट का मतलब आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफाइड एरिया, किसी एरिया में और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। मतलब अगर हम 1000 का एवरेज निकालते हैं पॉपुलेशन का, तो कितने बच्चे हमें देखने को मिल रहे हैं जो पैदा होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, जितने लोग पैदा हुए डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमें इसका आंसर मिल जाता है। सेम फॉर्मूला हम डेथ में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बर्थ के बदले हम डेथ की बात करने लग जाते हैं। एग्जाम में आए तो यही लाइन आपको लिखना पड़ेगा, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफाइड एरिया एंड टाइम पीरियड। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम पीरियड का देखने लगे, वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। फिर रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, या फिर इसको हम ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। बहुत सिंपल है कि भाई बर्थ रेट में और डेथ रेट में कितना डिफरेंस है। मान के चलिए 100 लोग पैदा हुए और 90 लोगों की डेथ हो गई, तो ग्रोथ कितने लोगों की हुई? 10 लोगों की ग्रोथ हुई, तो हम बोल देंगे 10% ग्रोथ रेट है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला इसमें चलता है। अब जब बर्थ और रेट का जो डिफरेंस है, मतलब जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, जो डिफरेंस निकल के आता है वो बहुत कम है या बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, तो इसको हम स्टेबलाइज्ड उसमें काउंट करने लगते हैं। मतलब हम बोलते हैं कि रिप्लेसमेंट लेवल है, जितने लोग गए उतने लोगों को नए लोगों ने रिप्लेस कर दिया, इसको हम रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन। और यहां पर हम किन वुमेन की बात कर रहे हैं? जो चाइल्ड बियरिंग एज में, मतलब जब वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। 15 से लेके 49 ईयर्स का हम इसमें एक रेंज लेते हैं टिपिकली। ठीक है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज। इनसे कम या इनसे ज्यादा एज वालों को हम काउंट नहीं करते हैं। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बचपन से पढ़ रहे हैं, द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल होने से पहले पर 1000 बच्चों लाइव बर्थ में से 1000 बच्चे पैदा हुए, तो उसमें से कितने बच्चे ऐसे जो 1 साल से पहले ही इस दुनिया से चले गए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर इसके बाद मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, द नंबर ऑफ वुमेन हु डाई इन द चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ। अब यहाँ पर हम 1 लाख बच्चों की बात करते हैं कि 1 लाख बच्चे अगर लाइव बर्थ हो रहे हैं, 1 लाख बार बच्चे पैदा हुए, तो उसमें कितनी बार हमें ऐसा देखने को मिला कि जो विमेन है उनकी डेथ हो गई इसके दौरान। ठीक है, हाई आईएमआर और एमएमआर, मतलब इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, ज्यादा है, तो ये डायरेक्टली हमको बताते हैं कि हम बहुत एक बैकवर्ड सोसाइटी का पार्ट है और बहुत ज्यादा हमें पॉवर्टी देखने को मिल रही है। अनएम्बिगुअस मतलब क्या होता है? और किसी इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये हो रहा है तो उसका रीजन ही है कि बैकवर्डनेस है और पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि ये चीजों को अगर आप ठीक नहीं कर पा रहे हो तो ये तो बहुत बेसिक चीज है एक डेवलप सोसाइटी के लिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि भाई
हम एस्टिमेट करते हैं कि एक एवरेज पर्सन कितने साल जिएगा, अलग अलग कंट्रीज की बात कर लीजिए, जहां की भी हम बात कर रहे हैं, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स। तो हम यहाँ पर एज स्पेसिफिक बात करते हैं, बट हम यही देखने की कोशिश करते हैं कि भाई जैसे कि किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजन में लोग एवरेज कितना जीते हैं। सेक्स रेशो का मतलब बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं, 1000 मैन के कंपैरिजन में कितनी वुमेन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अगर पुराने समय की बात करते हैं ना, तो ये जो सेक्स रेशो है ये हमेशा फीमेल्स को फेवर करता था ग्लोबली, अराउंड 1050 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब आप बोलोगे लेकिन विमेन के साथ तो इतना अत्याचार हुआ है, तो ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता था? इसके पीछे रीजन ये है कि जो बेबी गर्ल्स रहती है ना, जो बच्ची रहती है, जब वो पैदा होती है तो लोग डिसीज वगैरह को ज्यादा रजिस्ट कर पाती है, इतनी जल्दी बीमार नहीं होती, हो जाती है, तो इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग रहती है कंपेयर टू अगर कोई मेल पैदा होता है। और आपने ये भी नोटिस करा होगा कि अगर आप देखोगे कौन ज्यादा जिया, तो आपकी दादी अम्मा या आपकी परदादी वो ज्यादा जीती हैं। तो ये हमें देखने को बहुत मिला हुआ है ना। लेकिन अगर हम इंडिया जैसी कंट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पर ये रेशो गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है? क्योंकि भाई इंडिया में सन का प्रेफरेंस है, हमारे यहाँ के सोशल नॉर्म्स ही डिफरेंट है, वो मेल को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसके बाद फिर अगला हम देखते हैं एज स्ट्रक्चर्स। ये भी हम पढ़ रहे हैं यार, ये तो बहुत कॉमन चीजें हम बचपन से ही देख रहे हैं। अलग अलग एज ग्रुप्स में हमें टोटल कितने लोग देखने को मिल जाते हैं, किसी भी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उसमें कितने कितने एज ग्रुप में कितने लोग देखने को मिलते हैं। जब डेवलपमेंट वगैरह होता है ना, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, लोगों की डेथ वगैरह इतनी जल्दी नहीं होती। इसलिए क्या होता है, जो ओल्डर एज वाले लोग हैं उनकी पॉपुलेशन हमें ज्यादा देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। भाई सीधी बात है, अगर लोगों की डेथ नहीं हो रही है तो अच्छी जिंदगी जिएंगे, तो एक समय आता है जब ओल्डर लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है। फिर डिपेंडेंसी रेशो, नाम से ही पता चल रहा है कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो किसी और पर डिपेंडेंट है। अगर आप 15 से कम हो या 64 से ज्यादा हो तो आपको इसमें काउंट किया जाता है कि आप वर्किंग एज ग्रुप पर डिपेंडेंट हो। जैसे आपके दादा दादी जी अगर वो रिटायर हो चुके हैं या काम नहीं करते हैं, वो आपके फादर पर डिपेंडेंट होंगे और एक समय बाद वो आप पर भी डिपेंडेंट होंगे, आपके पेरेंट्स भी आप पर डिपेंडेंट होंगे। तो वही है कि वर्किंग एज ग्रुप में मतलब 15 से 64 वाले हो गए, और इससे कम वाले और इससे ज्यादा वाले डिपेंडेंट उसमें आ जाते हैं। अच्छा, अगर डिपेंडेंसी रेशो कम हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। हम इंडिया में भी इसकी बात करेंगे कि भाई इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने को मिलता है, हमारी यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसका हम फायदा उठा पा रहे हैं नहीं उठा पा रहे हैं, आगे ये भी हम देखेंगे। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए प्रीमियम वीडियो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को सपोर्ट करता है, रैंक करवाता है, वीडियो आगे पुश होती है। हमारे अंडररेटेड चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो कमेंट में लिख दीजिए प्रीमियम वीडियो और इसके बाद फिर आप वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप क्लास 12 ह्यूमैनिटीज के प्रीमियम नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो प्रीमियम नोट्स आपको हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इससे शानदार ह्यूमैनिटीज के नोट्स आपको कहीं और नहीं मिलने वाले। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। भाई इंडिया वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में से एक है, आप सबको पता है, बहुत हमारी पॉपुलेशन है। हम अगर बात करते हैं 2011 सेंसस की, तो 1.21 बिलियन मतलब 121 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया की थी। अब आप सोच लीजिए कितनी हो गई होगी। ग्रोथ पैटर्न की बात करते हैं, 1951 से पहले की अगर बात करते हैं तो ग्रोथ हमारी ठीक ठीक थी। एनुअल रेट हमारा कभी भी 1.33% से ज्यादा नहीं होता था। इनफैक्ट 1911 एंड 1921 के बीच में तो नेगेटिव ग्रोथ भी 0.03 ये माइनस में हमें देखने को मिल गई थी। तो नेगेटिव ग्रोथ लोग थी, मतलब लोग ज्यादा मरे और पैदा कम हुए। इसके पीछे जो मेन रीजन था ना, आपकी बुक में भी दिया है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, स्पेनिश फ्लू। 1918 और 19 के बीच में जो हमारा स्पेनिश फ्लू चला था, इसने एस्टिमेटेड है कि इंडिया में 170 लाख पीपल को मार दिया था, मतलब हमारी अप्रोक्स 5% पॉपुलेशन को। तो इसके कारण हमें तो ये नेगेटिव ग्रोथ वगैरह बहुत देखने को मिल गई थी, पॉपुलेशन का हमारा बहुत प्रॉब्लम इस समय इसलिए हुआ था। फिर इंडिपेंडेंस के बाद, इसके बाद यार हमारा ग्रोथ हुआ है। अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो वो पॉजिटिव में ही गई है, राइजिंग टू 2.22% ड्यूरिंग 1961 से 71। इसके बाद से जो हमारी एनुअल ग्रोथ रेट है, मतलब सालाना ग्रोथ रेट है, वो डिक्रीज हुई है, फॉलिंग टू 1.63 बाय 2011। याद रखो, ऊपर हमारी ठीक ठीक थी,
फिर ये फ्लू के टाइम पे तो हम नेगेटिव में भी गए, उसके बाद से हमारी एनुअली धीरे धीरे करके डिक्रीज ही हो रही है। 1961 से 1971 के बीच में इंक्रीज हुई थी, उस समय हमारी 2.22% पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद से ये सालाना डिक्रीज कर रही है और 2011 में ये 1.63% हो गई थी। लेकिन अगर हम बाकी दुनिया की डेवलपिंग कंट्री से कंपेयर करते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। अब रीजंस क्या है भाई? पहला रीजन फॉर डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी, डेथ रेट क्यों कम हो रही है? इंडिया में 1921 के बाद बहुत ज्यादा एक शार्प फॉल हमें डेथ रेट में देखने को मिला और यहीं से भाई बिगनिंग हुई इंडिया के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। हमने ऊपर ट्रांजिशन के बारे में पढ़ा हुआ है। रीजन क्या है? पहला, कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स। भाई देखिए, फीवर्स हैं, प्लेग हैं, स्मॉल पॉक्स हैं, इसमें इंडिया में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है तो इन चीजों को आप कंट्रोल करने लग जाते हैं, मेडिकल क्योर हो जाते हैं, वैक्सीनेशन आप करने लगते हैं, सैनिटेशन आप करने लगते हैं, तो ये चीजें समय के साथ ना ठीक हो जाती है, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। फिर कंट्रोल ओवर फेमाइंस, फेमाइंस भी बहुत आते थे। और देखो, सिर्फ फेमाइंस की बात नहीं करना है, यहां पर फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ पीपल टू बाय फूड्स। एक तो होता है कि मानिए कहीं पर फेमाइन आ गया, इस उसमें आ गया कि क्रॉप्स फेल हो गए, मॉनसून फेलियर हो गया, लोगों के पास खाना नहीं है। एक और चीज क्या होती है? ये सारी चीजें तो है लेकिन लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो भी तो वो लोग मरते हैं ना। तो दोनों तरीकों की चीजों को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो इंडिया में इन दोनों चीजों को कंट्रोल किया गया है ना भाई। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बेटर हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इरिगेशन वगैरह बढ़ा, हमारे स्टेट वगैरह ने बहुत सारे रिलीफ मेजर करे, तो पॉवर्टी वगैरह भी खत्म हुई और सही से एग्रीकल्चर वगैरह भी हुआ। इसके बाद रीजंस फॉर स्लो डिक्लाइन इन बर्थ रेट। भाई जब डेथ रेट इतनी तेजी से डिक्रीज हो गई तो हम बर्थ रेट को इतनी तेजी से डिक्रीज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो रीजन है भाई, कोई भी सोसाइटी और कल्चर रिलेटेड फिनोमेना होता है ना, उसको बदलना इतना आसान नहीं होता। देखिए, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत पहले से ये रहा है। आपके दादाजी से आप बात करेंगे, अपने परदादाजी के बारे में पूछेंगे, उनके 10 बच्चे, 9 बच्चे, 8 बच्चे, 15 बच्चे, ये तो बच्चे हैं। और कितने बच्चे जिनकी पैदा होते से ही डेथ हो गई। तो इंडिया के ये एक रूट्स में हमें कंडीशन इस तरीके से किया गया था, तो इन्हें बदलना इतना आसान नहीं होता है। अब इन चीजों को अगर आपको कम करना है तो वो यही है भाई, आप रहीसी वगैरह बढ़ाइए। जो गरीब रहते हैं वो और बच्चों को पैदा करते हैं जिससे उनके वर्किंग हैंड्स बढ़ जाएं, तो आपको प्रॉस्पेरिटी लाना पड़ेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स को कम करिए, ऐसा ना हो कि बेचारे मासूम बच्चों की डेथ होती जा रही है। आप पढ़ाई लिखाई करवाइए, अवेयरनेस करवाइए, इन चीजों से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। रीजनल वेरिएशंस एंड पॉपुलेशन मोमेंटम, चलो दोनों चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्टिलिटी रेट्स की बात करते हैं तो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग देखने को मिलता है। हम केरला, तमिलनाडु, पंजाब की बात करते हैं तो इनकी ना टोटल फर्टिलिटी जो रेट्स है वो अराउंड 1.7 है। 2016 की हम बात कर रहे हैं, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब क्या हो रहा है? जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसी के आसपास हमारे उतने ही लोग दुनिया से जा रहे हैं। इन लोगों के यहाँ बर्थ इतना कम हो गया कि वो रिप्लेसमेंट लेवल के पास नहीं है, मतलब डेथ ज्यादा हो रही है, बर्थ कम हो रहे हैं। तो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं, पढ़े लिख रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बिहार की बात करते हैं तो कहां यहाँ पर 1.7, यहाँ पर 3.3, यूपी में 3.1। तो इनका भाई बहुत ज्यादा हमें टोटल फर्टिलिटी रेट्स वगैरह देखने को मिलता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि अप्रोक्स 50% जो इंडिया की पॉपुलेशन में एडिशन होगा 2041 तक, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा। बाकी स्टेट्स का नहीं है, अप्रोक्स 50% एडिशन इन लोग करने वाले हैं। तो बहुत पॉपुलेशन का हमें यहां से दबाव मिलने वाला है, यूपी और हमारे बिहार से। अब पॉपुलेशन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? देखिए, इवन दो फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रहा है, इसके बाद भी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, आपको पता है 2050 तक वो कितनी एस्टिमेट करी जा रही है? 1.6 बिलियन। और यहीं पर रोल आता है पॉपुलेशन मोमेंटम का। इसको आप इस तरीके से समझिए कि अभी वो विमेन जो एग्जिस्टिंग रिप्रोडक्टिव फेज में हैं, वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो बच्चे कम पैदा कर लें, लेकिन उसके बाद भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि उनके पास्ट में कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा ही कंट्रीब्यूट कर दिया है। मतलब इसको इस एग्जांपल से समझिए, मैं बोलता हूं हर किसी के 2 बच्चे होना चाहिए, 1 बच्चे होना चाहिए। अब पास्ट में कोई ऐसा है जिसने 10-10 बच्चे किए हैं, तो अब आप 1 के बदले 0 भी कर लोगे, 2 के बदले 0 भी कर लोगे, फिर भी कुछ ना कुछ तो लफड़ा हो ही गया। और 0 तो मैंने बोल दिया, 0 कुछ भी नहीं होता है, लोग फर्टिलिटी रेट में तो कुछ ना कुछ तो एडिशन देंगे ही। तो ये जो विमेन के ग्रुप हैं, ये अभी भी फ्यूल करेंगे हमारी ग्रोथ को ओवर द नेक्स्ट जनरेशन।
इवन अगर उनके कम चाइल्ड होते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें इतनी जल्दी एकदम चीजें नहीं बदलती और यही हम पॉपुलेशन मोमेंटम में पढ़ते हैं। और यहाँ पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है, आपके 2 बच्चे हैं, अब वो 2 बच्चे भी बाद में बच्चे करेंगे, लेकिन आपके 10 बच्चे हैं तो वो 10 बच्चे बाद में बच्चे करेंगे। तो हमारे पास्ट वालों ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, एक ऐसा सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है कि उसको एकदम नहीं बदला जाता। इसलिए इसको हम पॉपुलेशन मोमेंटम में देखते हैं, धीरे धीरे शिफ्ट आता है, ऐसा नहीं होता है कि चीजें एकदम से बदल जाए, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। तो जो पास्ट वाले लोग करते हैं उनका कुछ ना कुछ सीधा इम्पैक्ट हमें आगे वाली जनरेशन में भी देखने को मिल जाता है। अब हम इंडियन पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंडिया की भाई बहुत ही यंग पॉपुलेशन है। अगर हम 2020 की बात करते हैं तो एवरेज इंडियन की पता है आपको कितनी एज है? सिर्फ 29 ईयर्स की। चाइना में कितनी है? 37। जापान में कितनी है? 48। तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत यंग है, नंबर याद रखिएगा, आपसे बनना चाहिए। अब की ट्रेंड्स 1971 टू 2011 प्रोजेक्टेड टू 2026 हम देखते हैं, पूरे ईयर को उसको देखते हैं। अगर हम बात करते हैं 0 से 14 एज ग्रुप की, वो डिक्लाइन हो रहा है। 1971 में डेटा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, वो 42 था। 2011 में वो 29 हो गया, ठीक है, और 2026 तक ये 23 हो जाएगा। तो ये डिक्लाइन हो रहा है, ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। शेयर ऑफ वर्किंग एज ग्रुप 15 से 59 की बात करते हैं, वो इंक्रीज हो गया है 53 से लेकर अब 2011 में 63। तो 71 से 2011 में इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है, ठीक है। तो ये इंक्रीज हुआ है क्योंकि भाई जो यंग एज वाले थे अब वो एक बड़ी एज में भी आएंगे, तो उसके कारण ये रीजन निकल कर आता है। फिर शेयर ऑफ एल्डरली 60 प्लस की अगर हम बात करते हैं तो वो कम है, लेकिन वो ग्रो कर रहा है। वो सिर्फ 5% था 1971 में, क्योंकि इंडिया की यंग पॉपुलेशन है, लेकिन 2011 में वो 8 हो गया है और 2026 तक वो 12 हो जाएगा। एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, रीजन क्या है भाई? आज आपकी पॉपुलेशन बहुत यंग है, लेकिन ये यंग लोग भी तो कभी बूढ़े होंगे ना, तो ये देश के ऊपर बोझ बनेंगे आज नहीं तो कल। मैंने आपको डेमोग्राफी डिविडेंड के बारे में बताया था, तो वो यही है कि भाई यंगर एज ग्रुप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इंडिया को इसका एडवांटेज मिलना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है मिले अगर आप इसको सही से यूज नहीं करोगे। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड इस चीज को बोलते हैं। अगर एग्जाम में है तो लिख देना, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ही होता है इकोनॉमिक एडवांटेज। किसी भी कंट्री को, सोसाइटी को एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि उनके पास यंग पॉपुलेशन ज्यादा है कंपेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो किसी और पे डिपेंडेंट है। तो चाइना को इसको फायदा मिला हुआ था और इंडिया को फायदा मिल रहा है, अगर इंडिया अच्छे से यूटिलाइज करेगा तो। मैकेनिज्म देखिए, यही दिया हुआ है। डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे आता है? एक टेम्पररी फेज आता है जहां पर वर्कर्स मतलब 15 से 64 वाले जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। नॉन वर्किंग मतलब जो डिपेंडेंट लोग हैं, चिल्ड्रन या फिर जो एल्डरली लोग हैं, उनसे ज्यादा हमें वर्कर्स देखने को मिलते हैं। इससे ये होता है कि भाई आप उनका बेनिफिट उठा सकते हो। अब द चेंज नेचुरली लोअर्स द एज बेस्ड डिपेंडेंसी रेशो। सीधी बात है, अगर काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और डिपेंडेंट लोग कम है तो रेशो तो अपने आप चेंज होगा ना, हमारा प्रॉफिट होगा। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। पहले कितना था 1970 में? 79। 2005 में कितना हो गया? 64। और 2025 में कितना हो जाएगा? 48। क्योंकि यंग पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो वर्किंग वाली एज ग्रुप में आ जाएगी। डेथ पॉपुलेशन इतनी सॉरी डेथ बोल रहा हूँ, एल्डरली पॉपुलेशन तो इतनी है नहीं, तो ये रेशो कम होगा। लेकिन याद रखना ये टेम्पररी रहता है, हमेशा नहीं रहने वाला है। अब अगर आपको सक्सेस चाहिए है तो ये ऑटोमेटिक नहीं आएगी भाई, आपको यूज करना पड़ेगा। आपको इस डिविडेंड का फायदा उठाना पड़ेगा अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आपको पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना पड़ेगा। 100 लोग काम करने वाले हैं, 85 लोगों को जॉब दे पा रहे हो तो आप 50 का पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। तो वही चीजें यहाँ पर दी हुई हैं कि आपको सारी चीजों को, एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, सारी चीजों को इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा, अब रिस्क क्या निकल के आ रहा है? वो ये है कि अगर जो हमारी अब लेबर फोर्स आ रही है, मतलब जो काम करेंगे, जो वर्किंग पॉपुलेशन आ रही है, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है ना, उनसे कुछ भी नहीं आता है, या फिर वो अनएम्प्लॉयड रह जाती है, तो फिर भाई वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। भले ही वो वर्किंग एज ग्रुप में लेकिन काम ही नहीं है, तो वो भी किसी और पर डिपेंडेंट है। अगर आप 25 की उम्र में, 26 की उम्र में घर में बैठे रहोगे तो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो। एक समय बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी तो आप कुछ ही नहीं कर रहे, तो आपका रोल ही क्या रहा फिर सोसाइटी में? तो इंडिया को अगर ये बेनिफिट का फायदा उठाना है तो ये सारी चीजें हमको करना पड़ेगी। अब लेकिन देखो, इंडिया में ना एक प्रॉब्लम आई है, हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ना वो डिक्रीज हुआ है। और जब भी ये चीज होती है तो डायरेक्टली क्या सजेस्ट करती है भाई, या हमें बताती है कि हम अपने एडवांटेज को सही से यूज नहीं कर पा रहे। अगला टॉपिक आता है डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो इन इंडिया। ये तो हम सबको पता है, ये हमारे इंडिया की भाई पुरानी कहानी है, इसमें कुछ भी ज्यादा नया नहीं है।
सेक्स रेशो का मतलब क्या होता है, 1000 मैन के कंपैरिजन में कितनी विमेन देखने को मिलती हैं। ये एक जेंडर बैलेंस करना बहुत जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, वो चीज हमें बताता है। ओवरऑल ट्रेंड की बात करते हैं तो इंडिया में हमें डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो देखने को मिला है मोर देन अ सेंचुरी। 1901 में 972 था, 2011 में 943 हो गया, कम ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई इंडिया में हम बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आगे अभी हम देखेंगे। चाइल्ड सेक्स रेशो मतलब यहां पर हम सेक्स रेशो की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक एज ग्रुप 0 से 6 ईयर की बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत तेजी से गिरा हुआ है। और ये जब गिरता है ना, तो ये सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। पहले देखते हैं कितना गिर रहा है। ये 1961 से आज बहुत गिर रहा है। पहले 976 था 1961 में, 2011 में 919 हो गया। अगर एक पर्टिकुलर बचपन वाले एज ग्रुप में गैप आ रहा है तो सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। ऐसा क्या हो रहा है कि जो लड़कियां हैं वो ज्यादा पैदा नहीं हो रही हैं, तो रीजन क्या है? सोसाइटी की पैदा होने से पहले ही मार देना, या फिर और उनके साथ कुछ भी करना, उनको अच्छे से ट्रीट ना करना जिससे यंग एज में ही डेथ हो जाए। बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, अभी हम देखेंगे। इन द 2001 सेंसस क्या दिया हुआ है, 2001 के सेंसस में ये हुआ कि जो ये हमारा चाइल्ड सेक्स रेशो है ना, ये ओवरऑल सेक्स रेशो से भी नीचे गिर गया पहली बार, कि जो ओवरऑल है उससे भी नीचे हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा था, और इसके बाद इंडिया में थोड़ा सा हम कंसर्न लेकर आए कि भाई ये चीज सही नहीं है। द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो हमें कहां देखने को मिलते हैं? प्रॉस्परस स्टेट में। वो स्टेट में जो बहुत प्रॉस्परस है, जैसे कि हरियाणा 793 सबसे कम है, आपको एमसीक्यू में तो बनना चाहिए। पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, चंडीगढ़। तो एक चीज तो क्लियर हो गई भाई कि यहां पर अर्बन रूरल वाला रीजन नहीं है। सिर्फ सिर्फ पैसा कमाने से, प्रॉस्परस होने से कुछ भी नहीं हो जाएगा। तो जो सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या बोला भाई? उन्होंने लार्जली मतलब ज्यादातर तौर पे ये अग्री किया है कि जो डिक्लाइन हो रहा है ना, इसके पीछे सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सोसाइटी सन को प्रेफर करती है। गर्ल बेबीज को सही से ट्रीट नहीं किया जाता, एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे गर्ल बेबीज को इग्नोर करना, अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड नहीं करना, उनकी केयर नहीं करना, तो डेथ रेट बढ़ती है। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब क्या होगा? एक गर्ल बेबीज को जानबूझ के मार देना। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, आजकल मॉडर्न साइंस का गलत यूज करना, मॉडर्न टेक्निक का गलत यूज करना, सोनोग्राम वगैरह मतलब अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का यूज करना। आप जाते होंगे तो साफ साफ लिखा रहता है कि हम बच्चे की आइडेंटिटी नहीं बताएंगे, ये एक लीगली अपराध है। ये कर लेंगे कि भाई बता दो लड़का हो रहा है, लड़की हो रही है, लड़की हो रही तो पहले ही मार दो। तो इंडिया में ये चीजें बहुत कॉमन है ना। वही दिया हुआ है कि भाई फीटस का सेक्स पहले ही पता कर लो, और फीमेल फ्यूटसिस को पहले ही अबॉर्ट कर दो, पहले ही अलग कर दो, पैदा होने से पहले ही मार दो। अब यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है कि जो ये CSR है, चाइल्ड सेक्स रेशो, अगर ये हमें मोस्ट प्रॉस्परस रीजन में कम दिख रहा है ना, तो हमें ये समझ में आता है कि जो प्रॉब्लम है वो पॉवर्टी या फिर इग्नोरेंस मतलब अवेयरनेस की कमी नहीं है। जो मेन रीजन है वो ये है कि भाई लोगों के पास पैसा आ गया है, पैसे के साथ साथ टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल गया है। पुरानी सोच पुरानी सोच के साथ पैसा आ गया, पैसा है तो वो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, और उसको यूज करके वही करेंगे जो उनको सिखाया गया है कि लड़कियां नहीं होना चाहिए, लड़के होना चाहिए, वो वंश को आगे लेके जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, हजारों बातें जो इंडिया में चलती रहती हैं। अब इन सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसी रिस्पॉन्स लेकर आई है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट खाली बैठी रहती है। सबसे पहले प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1996, और इसको 2003 में और स्ट्रॉन्ग किया गया है ना, रेगुलेशन के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कि मिसयूज वगैरह ना हो। क्या किया गया? सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन किया गया। आप बच्चे के पैदा होने से पहले ये नहीं देख सकते कि वो लड़का होने वाला है, लड़की होने वाली है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे प्रोग्राम आए, इन प्रोग्राम का भी यही है कि हमें थोड़ा सा सोसाइटी को अवेयर करना है, उनको समझाना है, पुरानी जो भी कंडीशनिंग है, पुरानी विचारधारा को खत्म करना है। फिर लिटरेसी, देखो देश पढ़ेगा लिखेगा तो आगे बढ़ेगा। अगर आपको लोगों को एम्पावर करना है या फिर आपको कुछ भी करना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो लिटरेसी बहुत जरूरी। लिटरेसी मतलब क्या होता है? आप पढ़ पा रहे हो, आप लिख पा रहे हो। तो भाई अगर आपके पास लिटरेट पॉपुलेशन नहीं है तो आप सोसाइटी को भी आगे नहीं बढ़ा सकते। क्या होता है भाई? अगर आप लोगों को पढ़ाना लिखाना चाहते हो तो उसके लिए पहले लिटरेसी, लोगों से लिखते बनना चाहिए, पढ़ते बनना चाहिए, तब तो उनको आगे की आप पढ़ाई कर पाओगे। तो एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। अब जब लोगों को एजुकेशन मिलता है तो उसके बाद क्या होता है? लोग करियर ऑप्शन को लेकर अच्छे से सोच पाते हैं, हेल्थ अवेयरनेस आती है, वो नॉलेज इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना योगदान देते हैं, कंट्री को आगे बढ़ाते हैं।
ओवरऑल प्रोग्रेस देखते हैं। इंडिया के जो लिटरेसी लेवल है वो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत तेजी से बढ़े हैं। 2011 में ये 73% पहुंच गए थे। बहुत सारे बच्चे लोग ये पॉइंट मिस कर देते हैं कि लिटरेसी और एजुकेशन एक चीज नहीं होता है। जैसा कि मैंने ऊपर कहा, एजुकेशन मतलब बहुत चीजें हो सकती है। आप क्या पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, किस जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। लिटरेसी का मतलब बहुत सिंपल भाषा में होता है कि किसी भी एक लैंग्वेज में आपसे लिखते बनना चाहिए, पढ़ते बनना चाहिए। तो अगर कोई भी ऐसा है जिसने बहुत हाई फाई लेवल की पढ़ाई ना करी हो लेकिन उनसे लिखते बनता है, पढ़ते बनता है किसी भी एक लैंग्वेज में, तो वो भी लिटरेट कहलाएंगे। तो इंडिया में 73% लोग ऐसे थे 2011 में जो लिख सकते थे, पढ़ सकते थे। तो लिटरेसी एक बहुत बेसिक चीज है, ये कोई बहुत महान चीज नहीं है। जेंडर गैप, अच्छा, अब लिटरेसी वगैरह तो बढ़ रही थी लेकिन जेंडर गैप हमें देखने को मिल रहा था। मेल लिटरेसी कितनी भाई? 80.9%। फीमेल लिटरेसी कितनी? 64.6% 2011 में। मतलब 16.3% का गैप हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन चलो अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि अगर हम 2001 से 2011 के बीच की बात करते हैं तो फीमेल लिटरेसी रेट ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है ना, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 10.4% का इंक्रीज था इसके बीच में, जबकि अगर हम मेल लिटरेसी की बात करते हैं तो वो 7.6% था। अब आप ये मत बोलना कि अच्छा मतलब विमेन की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई, नहीं भाई। अगर मान के चलो विमेन सिर्फ 10% पढ़ी हुई है, मैन सिर्फ 80% पढ़े हुए हैं, तो 10 को 100 पहुंचने में स्टार्टिंग में स्पीड पकड़ना पड़ेगी, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो इसलिए वो ज्यादा दिखता है। ज्यादा का मतलब है कि पहले बहुत कम था। तो हर चीज का पॉजिटिव मीनिंग नहीं होता है, बट ये एक अच्छी चीज थी। इसके बाद इनइक्वालिटीज, भाई अलग अलग रीजन में भी अलग अलग लिटरेसी है। जैसे केरला तो यूनिवर्सल लिटरेसी पे पहुंच रहा है, सभी लोग बात लिटरेट हो रहे हैं। अगर हम बिहार की बात करते हैं, बिहार में बहुत लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। सोशल ग्रुप जैसे एसटी, एससी, ट्राइबल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, इन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो इनका भाई हमें दिक्कत देखने को मिलता है। हमेशा डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने फेस किया हुआ है। फिर इतना ही नहीं है, जनरेशन जनरेशन से भी अंतर आता है। मान के चलिए अगर आपके मदर फादर ही पढ़े लिखे नहीं है, उनको सोसाइटी में पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो शायद वो भी आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे या फिर उनको पढ़ाई की वैल्यू नहीं पता होगी। तो अगर पास्ट में किसी को प्रॉब्लम गई है तो प्रॉब्लम आगे फैमिली में भी एक्सटेंड होती है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है। कितने पेरेंट्स रहते हैं बोलते हैं हमें पता ही नहीं है हमारा बच्चा कैसे पढ़ता है, क्योंकि हमसे इंग्लिश हिंदी नहीं बनती, हमने एडमिशन करा दिया, स्कूल वाले जितना करा दे तो करा दे। तो ये चीज भी है। अब रूरल और अर्बन डिफरेंसेस की बात करते हैं। इंडिया की एक बहुत मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आज भी रूरल एरिया में रहती है। 2011 में ये परसेंटेज 68.8% था। लेकिन अगर अब हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो भी इंक्रीज कर रही है ना, 31.2% इन 2011, जबकि 1901 में कितनी थी? सिर्फ 10.8%। तो ऐसा नहीं है, अर्बन पॉपुलेशन भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? शिफ्टिंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। जो इंडिया में मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है, आप किसी भी कंट्री की बात कर लीजिए, कभी भी अगर आप मॉडर्न डेवलपमेंट को आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर से ज्यादा इंडस्ट्रीज और अर्बन एरियाज का ज्यादा इंपैक्ट रहता है। आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेक्टर अपनी जगह है, लेकिन सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी सेक्टर बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम ये इंडिया में भी मॉडर्न डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एग्रेरियन मतलब जो गांव में रहने का एक रूरल वे ऑफ लाइफ था, उसका इकोनॉमिक मतलब पैसे उसमें भी, और सोशल मतलब सोसाइटी के लेवल पर भी सिग्निफिकेंस, जो इंपॉर्टेंस है वो कम होते जा रहा है। मतलब जो अर्बन एरियाज है, जो इंडस्ट्रियल अर्बन एरियाज हैं, और वहां रहने का जो वे ऑफ लाइफ है, तरीका है, अब उसकी वैल्यू बढ़ रही है। अगर आपको ज्यादा अर्न करना है तो भी, अगर आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए या सोशल लेवल पर कुछ अच्छा करना है तो भी, ये एक शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे आप अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे कि मेजॉरिटी लोग रूरल एरिया में रहते हैं और एग्रीकल्चर में काम करते हैं। मतलब इंडिया में आज भी मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करते हैं, जो इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो वहां पर आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 1/6 है। इतने सारे लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 1/6। बाकी पूरा कंट्रीब्यूशन हमारा अर्बन और उससे रिलेटेड इंडस्ट्री रिलेटेड जगहों से आता है। इसीलिए इकोनॉमिक और सोशल दोनों इंपॉर्टेंस धीरे धीरे इनका डिक्लाइन हो रहा है। फिर हम बात करते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन की। भाई रूरल पॉपुलेशन के लिए ना सिटीज मैग्नेट का काम करती हैं, लोग खिंचे चले जा रहे हैं, बहुत सारे रीजन है। पहला, सर्च फॉर वर्क। भाई अब वर्क नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी नहीं है रूरल एरिया में, तो उसके लिए लोग शहर वगैरह भागते हैं। डिक्लाइन इन रिसोर्सेस,
भाई कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जैसे पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, पहले कॉमन प्रॉपर्टी होता था। हमने पॉलिटिकल साइंस में भी ये पढ़ा हुआ है कि किसी एक का नहीं है, आप जाके अपना काम कर सकते हैं। पहले क्या होता था, फॉरेस्ट में गए, वहां जो कलेक्ट करना है कलेक्ट कर लिया, जो काम करना है कर लिया। अब बहुत रूल्स रेगुलेशन आ गए, प्राइवेटाइजेशन आ गया है। तो पहले जो चीजें फ्री में हो जाती थी ना, अब उसके लिए आपको पैसे देना पड़ते हैं। तो जो पुअर विलेजर्स है, जो इन चीजों पर डिपेंडेंट थे, उन्हें इन चीजों के लिए मार्केट जाना पड़ता है और इसलिए उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो फ्री वाला सिस्टम खत्म हो रहा है, इसलिए भी माइग्रेशन करना पड़ता है पैसा वगैरह कमाने के लिए। फिर सोशल एनोनिमिटी, इसका मतलब क्या होता है, विलेजेस वगैरह में ना आपको आइडेंटिटी दे दी जाती है। आप इस कास्ट के हैं, इस क्लास से हैं, जो भी काम होगा वो उसी से रिलेटेड होगा। इनफैक्ट यहाँ पर एग्जाम्पल हम नीचे देखेंगे कि ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं है। अगर आप एक डोमिनेंट क्लास के, जिनका गांव में डोमिनेशन चलता है, उसके बाद भी आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। जैसे आज मैं आपसे बोल दूं कि आप अपने घर के बाहर एक चाय का ठेला खोल लीजिए, बहुत पैसा आप कमा सकते हैं, आप नहीं खोलेंगे, आपको शर्म आएगी। लेकिन जब आप नए शहर चले जाएंगे, वहां आपको अनोनिमिटी, मतलब वहां पर आपको एक पुरानी आइडेंटिटी से भागने का मौका मिलेगा। आपको अपने सीक्रेट्स अपने पास, यही सीक्रेट्स कि आप कहां से हो, कैसे, अपने पास एक एनोनिमस, बिना आइडेंटिटी के आप जिंदगी जी पाओगे। तो वहां पर आप रिस्क ले लोगे, आप बोलोगे हाँ चाय का ठेला खोल लेते, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो यही है कि जो ST SC जितने भी ऑप्रेस्ड ग्रुप हैं, वो जब ऐसी जगह जाते हैं ना, तो उनको अच्छा लगता है, उनको एक नई जिंदगी फिर से चालू करने का मौका मिलता है। रोज का डेली ह्यूमिलिएशन से वो बच पाते हैं। और जो डोमिनेंट रूरल ग्रुप के लोग हैं, भले वो पुअर है, जरूरी नहीं है कि आप गरीब हो तो आप लोअर क्लास की कास्ट के होगे, हो सकता है आप डोमिनेंट ग्रुप का पार्ट हो लेकिन आप गरीब हो। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे जो ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, लेकिन वो गरीब होंगे, जबकि पुराने समय तो उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलता था। तो कुछ भी हो सकता है। तो आप लो स्टेटस वर्क में काम नहीं कर सकते अगर आप वहीं रह रहे हो, तो इसलिए भी लोग माइग्रेट कर जाते हैं। और फिर एक मेन पॉइंट तो है भाई, अर्बनाइजेशन। बहुत तेजी से अर्बन ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। जो हमारी बिगेस्ट सिटीज है, जिन्हें मेट्रोपोलिस भी बोलते हैं, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। 2011 की बात करते हैं तो मोर देन 2/3 ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव्ड इन जस्ट 27 बिग सिटीज। सिर्फ 27 बिग सिटीज में ही हमारी अर्बन पॉपुलेशन की 2/3 से ज्यादा पॉपुलेशन रह रही थी। तो आप दिल्ली वगैरह चले जाइए, आपको इतने लोग देखने को मिलेंगे कि आपको लगेगा बाप रे कितनी पॉपुलेशन है। तो भाई अर्बन ग्रोथ तो हो ही रही है, मिलियन प्लस पॉपुलेशन से। और इसके चक्कर में क्या हो रहा है, जो भी अर्बन स्ट्रक्चर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, उस पर दबाव तो पड़ रहा है, लेकिन भाई धीरे धीरे फिर वही है, अर्बन ग्रोथ वगैरह भी हमें देखने को मिल रही है। इसलिए पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत चली जाती है वर्क के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए। पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, भाई इंडिया पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज में थी जिसने ऑफिशियली पॉपुलेशन पॉलिसी को अनाउंस किया था। 1952 में ये चीज स्टार्ट हो गया था। मतलब हमने पूरी दुनिया को बताया था कि भाई हम पॉपुलेशन के लिए लीगल वे में भी चीजें कर रहे हैं, हम इन चीजों को छुपा नहीं रहे, हाइड नहीं कर रहे हैं, पब्लिकली काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले NFPP, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। भाई इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसने और स्ट्रॉन्ग कर दिया था जो हमारा पॉपुलेशन पॉलिसी है ना, उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिया था, लीगलाइज कर दिया था। यही है कि जो भी हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का पैटर्न है और रेट है, इसको इन्फ्लुएंस करना है। हमें बताना है लोगों को कि हम बर्थ कंट्रोल के क्या मेथड्स अपना सकते हैं, उनको प्रमोट करना है, पब्लिक हेल्थ के स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना है और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना है। तो पॉपुलेशन के लिए काम करने के लिए, ग्रोथ वगैरह को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बात करी जा रही थी। फिर इतना ही नहीं, इंडिया ने यार बहुत सारी चीजें करी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करते थे इमरजेंसी सेटबैक की, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट चल रही थी, इमरजेंसी इंपोज हो गई थी इंडिया में। जब इंडिया में इमरजेंसी हुई ना, तो बहुत सारे हमारे राइट्स वगैरह हमसे छीन लिए जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों ने पूरे चैप्टर इस पे पढ़े हुए हैं। तो इस समय क्या हुआ, स्टीरिलाइजेशन, नसबंदी करी गई। और ऐसा नहीं है कि आप आके कराइए, जबरदस्ती जो लोग स्लम एरिया में रहते थे या फिर गरीब थे, उनको पकड़ पकड़ के काम किया गया। वो यहाँ पर दिया हुआ है 1975 से 76 में जो इमरजेंसी का दौर था, ये नेशनल इमरजेंसी में गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत इजी, कोर्सिव मतलब क्या होता है, फोर्सफुली, एक फोर्सफुल प्रोग्राम किया मास स्टेरिलाइजेशन का। वेसेक्टोमी भी बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी भी बोलते हैं, मतलब वही नसबंदी। बहुत सारे गरीब लोगों को, पावरलेस लोगों को जबरदस्ती ये करवाया गया। पॉपुलर अपोजिशन मिला, लोगों ने सपोर्ट नहीं करा, पार्टीज ने सपोर्ट नहीं करा। और इसके बाद जो अगली गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस चीज को फिर हटाने का काम किया। ठीक है, उन्होंने इमरजेंसी का इस चीज को हटाया। पोस्ट इमरजेंसी पॉलिसी, जो हमारा NFPP था, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, उसको रीनेम करके नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया गया। ये जो कोर्सिव मतलब फोर्स के साथ जो मेथड थे, इनको भाई अबंडन किया गया, इनको छोड़ा गया।
और अब एक नया शिफ्ट देखने को मिला है जहां पर हम थोड़ा सा ज्यादा चीजों की बात करते हैं। हम अलग अलग वेज, अलग अलग मेथड से कोशिश करते हैं कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए, लोगों का भला कर पाए, और इस चीज को फिर फॉर्मल तरीके से भी हम लेकर आए जब हमें 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी देखने को मिली, तो हमने बहुत अच्छे से इन सारी चीजों की बात भी करी। अब देखते हैं कि भाई नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 मतलब करंट जो पॉलिसी गोल्स है वो हमें क्या देखने को मिलते हैं। तो भाई सबसे पहले तो सोशल डेमोग्राफिक मतलब हमारी पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, उन पे हम सीधे सीधे टारगेट करते हैं। हम क्या बोलते हैं, हमें टोटल फर्टिलिटी रेट को डिक्रीज करना है, 2.1 करना है, ठीक है। नेशनल लेवल पर भी, सब नेशनल लेवल पर भी 2025 तक हमें अपने इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को 70 तक इंक्रीज करना है। अंडर 5 मोर्टेलिटी को हमें 23 तक करना है, 2025 तक इतना रिड्यूस करना है। ऐसा ना हो कि 5 साल से पहले बहुत सारे लोग बेचारे मर जाएं। फिर रिड्यूसिंग द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू 100 बाय 2020, तो हमें इसको भी कम करना है। हमें माँ को भी बचाना है, बच्चे को भी बचाना है, हमें जो भी ग्रोथ रेट वगैरह है उसको भी कंट्रोल करना है। तो सारी चीजों को बात कर रहे हैं। तो भाई इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी की अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे ना, तो आप कुछ चीजें नोटिस करेंगे। आप देखेंगे कि जो हमारा स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर सकती है जिससे डेमोग्राफिक चेंजेस वगैरह हमें देखने को मिले। बट इसके बाद भी ज्यादातर पॉपुलेशन रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, खासकर जो ह्यूमन फर्टिलिटी मतलब रिप्रोडक्शन रिलेटेड है, तो वहां पर भाई इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस ज्यादा जरूरी हैं। लोगों के पास जैसे पैसा वगैरह आएगा, सोसाइटी जैसे जैसे चेंज होगी, जैसे जैसे कल्चर में चेंज आएगा, लोगों की मानसिकता में चेंज आएगा, तभी आप इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ पॉलिसीज वगैरह से काम नहीं होने वाला। और बस इसी के साथ ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, थोड़ा सा डेटा ज्यादा लेकिन फिर भी एक अच्छा चैप्टर हमारा एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ मैं, पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ सोशियोलॉजी क्लास 12 की। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। आप कमेंट करते हैं अच्छा तो दिल से मन करता है और वीडियोस बनाने का। व्हाट्सएप पर धड़ाधड़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगो यार, ढेर सारा प्यार।